आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ओके, मैं ठीक हूँ। फाइन 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 फाइन। तो चलिए आज मेंस्ट्रुएशन क्लास की शुरुआत की जाए। आई थिंक 100 सवाल कर लिए थे हम लोगों ने, 100 पे अटक गए थे, बातचीत में फंस गए थे उस दिन। सो आज 100 ऑनवर्ड्स क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जरा पीपीटी को जोड़ दिया जाए, फिर शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, बस मैं जल्दी से अपनी फाइल्स ओपन कर लूँ। ऑलराइट, कुछ अच्छा न्यूज़ सुना दीजिए। कैसा न्यूज़ सुनना चाहते हो? बताओ। वैसे न्यूज़ तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। पहले मैं न्यूज़पेपर अभी रेगुलर पढ़ता था टिल लास्ट ईयर, बट देन आई मेड सम changes in my life after few life changing books I read, and after that I stopped watching news, listening to news. So currently I'm not having any current affairs information. तो आप मुझसे अगर करंट अफेयर्स पूछोगे ना तो पहले अपडेट रहता था, अभी नहीं रहता हूँ। कंप्लीट कट ऑफ में समय। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश दुनिया के बारे में जानूंगा नहीं। आई गेट अपडेट्स फ्रॉम सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। उनको मैं कॉल करके ना 15-20 दिन में यही पूछ लेता हूँ कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, बता दो। तो वो ये नहीं बताते हैं कि वहाँ कार ने 25 लोगों को कुचल दिया, ऐसी खबरें आती है ना न्यूज़ में, ये सब भी लिखा रहता है, यहाँ वो मर्डर हो गया। दे टेल मी इफ देयर इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो बातें वो मुझे बता देते हैं। एंड आई एम वेरी फीलिंग वेरी वेरी नाइस अबाउट दिस फेज, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी स्टडीज कर रहा हूँ जो थोड़ी गहरी हैं, डीप हैं। उसके लिए मुझे पूरा अटेंशन चाहिए उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स मोर फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइंस। तो आई वांट अ वेरी फोकस्ड माइंड, एंड देयरफॉर नो करंट अफेयर्स, नो टीवी, नो मूवीज, नथिंग। सो किताबों के साथ बहुत वक्त गुजार रहा हूँ मैं, एंड इट्स ग्रेट फेज। तो अब न्यूज़ तो आप ही सुनाओगे हमको यार, हमारे पास नहीं है। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सर क्या फिलॉसफी रिलीजन से कनेक्ट है? देखिए, इन सब सवालों का उत्तर ऐसे 2 मिनट में दिए ही नहीं जा सकते हैं। ओके, सो आई बिलीव पहले आप कंपटीशन निकालो एंड देन एक्सप्लोर करिए जो भी सीखना है। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। ठीक है, तो डोंट लिसन टू वीडियोस एंड वेस्ट योर टाइम अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है आगे, तो सेल्फ लर्निंग करिए, पढ़िए, सीखिए। इतनी सारी सुंदर सुंदर किताबें हैं और उनको पढ़िए। और मेरा असली बताऊं आपको, एक मतलब पता नहीं वो गोल पूरा होगा या नहीं होगा, लेट्स सी हाउ इट गोस। सो अब जैसे कई सारी चीजें मुझे पढ़नी है ना, बट उसमें ना लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या होता है कि जैसे कई सारे ऐसे ओरिजिनल वर्क्स हैं जिनका पहले ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन में कई बार ना मीनिंग्स लॉस्ट हो जाती हैं, राइट? द वन हु इज ट्रांसलेटिंग, समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, द एग्जैक्ट एसेंस इज टेकन अवे। ट्रांसलेशन में बहुत सारी मीनिंग्स ना लॉस्ट हो जाती हैं। ओके, जैसे अब बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो इनिशियल जो लैंग्वेज थी वो थी पाली, जिसमें टेक्स्ट लिखे गए। बट अब उसका क्या है, यू विल फाइंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा बहुत मन है कि मैं पाली लैंग्वेज को सीखूं, और पाली लैंग्वेज, संस्कृत तो देखो काफी हद तक अभिनव आती है। सो जो संस्कृत में टेक्स्ट हैं उनको मैं समझ सकता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है मुझे, ऐसा नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड संस्कृत। 10th तक संस्कृत थी मेरे पास, संस्कृत आती है मुझे उतनी कि मैं उसको समझ जाऊँ। थोड़ी वोकैबुलरी मिस होती है तो वो तो गूगल करके मिल जाता है। जैसे बुद्धिज्म के बारे में मुझे पढ़ना है, तो आई वॉन्ट टू एक्चुअली लर्न पाली लैंग्वेज एंड रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। ऐसी एक बुक मेरे पास है जो मैंने मंगा के रख ली है। वो किताब फ्रेंच में है,
उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास, बट वो पढ़ के मुझे मजा नहीं आया। मैं उसको फ्रेंच में पढ़ना चाहता हूँ, बट फ्रेंच आती नहीं है। किताब मंगा के रखी है मैंने कि कभी ना कभी फ्रेंच सीख के फ्रेंच में उसको पढ़ेंगे। लेट्स सी। सो यूनिक गोल्स हैं, जिसका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई डू, दिस इज अ हॉबी, दिस इज अ फन आई गेट इन रीडिंग। तो मजा आता है। हाँ जी। ऑलराइट। आजकल तो फ्रेंच स्कूल में सिखा नहीं, सीखने को तो लैंग्वेज के लिए टाइम मिलेगा तो सीख ही लेंगे। अभी कोई इमीडिएट गोल नहीं है मेरे को फ्रेंच और पाली तुरंत सीखने का, लेकिन जब भी थोड़ा सा समय में निकाल पाऊंगा तो ये लॉन्ग डिस्टेंस गोल जरूर है मेरे कि पाली सीखना है और फिर थोड़ा बुद्धिज्म की बुक्स पढ़नी है और कुछ फ्रेंच सीख के फ्रेंच वाली बुक्स भी पढ़नी है। देखते हैं कब होता है। डुओलिंगो वांट्स टू नो योर लोकेशन। नहीं, डुओलिंगो से कोशिश की मैंने एक बार, बट आई थिंक वो 5-5 मिनट करने से वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की फ्रेंच नहीं आएगी। समय देना पड़ेगा, टाइम चाहिए होगा। तो मैं भी कभी ना कभी 1-1.5 महीने के लिए गायब होके अपना कर लेंगे। चलो ठीक है। 101वां सवाल। एक रेगुलर हेक्सागोनल बेस का प्रिज्म है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, साइड 4 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा प्रिज्म का वो कितना होगा। तो आपको अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन गेट दिस। कोई कह रहा है कप चेंज करने, कप चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, कॉफी थोड़ा सा मैं ज्यादा भर के पीता हूँ, सो इट्स अ बिग कप फॉर दैट। चाय उसी में पीता हूँ, ब्लैक कॉफी है, सो इसी बड़े कप में लेता हूँ इसको। एनीवे, आ जाओ वापस। Regular hexagonal base prism has height 8 cm and side of base 4 cm. What is the total surface area of the prism? तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है आपको बताया कि एक तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया बनेगा, तो ये बनेगा 3√3/2 a स्क्वायर प्लस बेस पेरीमीटर 6a बनेगा इनटू हाइट h। ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, सो लेट्स फिगर आउट कि कैसे सॉल्व होगा। ये बनेगा 3√3 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अरे बेस दिया है कि नहीं दिया है? 4 दिया, हमें लगा बेस ही नहीं दिया है क्या। 6 इंटू 4 इंटू एच की वैल्यू 8 है। सो 16×3 = 48√3। एक्चुअली में 48√3 देख के आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ सी ऑप्शन में 48√3 है, ओनली इन सी ऑप्शन। पूरा भी कर ही लिया तो कर लो, राइट। 24×8, 24×8 को 48×4 बोल सकते हैं, राइट। ये 24×8 है, तो अगर आप 48 कॉमन लोगे ना तो ये √3 आएगा प्लस 4। 48×4 प्लस √3 या √3 प्लस 4, सी ऑप्शन। नवनीश जी क्लास के अंत में आपसे बात करूंगा, वेट करिए। एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15, हाइट प्रिज्म की दी है 20√3। वॉल्यूम बताना है। आप निकालो जरा इस सवाल का आंसर सभी लोग, क्विकली करिए। मेंसुरेशन के सवाल जो आजकल आ रहे हैं काफी निहायत ही सरल सवाल आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। मेंसुरेशन कभी मुश्किल नहीं होती है। 3D में जो भी सवाल बनेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही बनेंगे, बस वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ सवाल कैलकुलेटिव जरूर हो जाते हैं, डेसिमल कैलकुलेशन में हमने किए भी हैं वैसे सवाल। बाकी कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी 3D में, ठीक है। ओके, सो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बेस होगा, साइड 15 है, हाइट दिया है, वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया आपका बनेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर विच इज 15 का स्क्वायर इंटू हाइट विच इज 20√3। तो इन दोनों का गुणा आपको दे देगा 20×3 = 60, 60/4 15 हो गया। 15 स्क्वायर से मिलकर 15 का क्यूब बना देगा, और आपका आंसर हो जाएगा 3375, और जो कि आंसर है हमारा डी। 3375, 15 का क्यूब, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 103वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रिज्म का बेस जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, 6 सेंटीमीटर की भुजा है। टोटल सरफेस एरिया मुझे दिया हुआ है, आपको बताना है कि प्रिज्म का हाइट क्या है। सभी लोग ये सवाल लगाइए खुद से। ओके,
ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन लिखा है इट मस्ट बी सेल्फ अंडरस्टूड। आगे 2 लगेगा अभिनव, जब आगे 2 लगता है ना तो नीचे भी 2 आता है, वो दोनों कट भी जाते हैं, पूरी बात देखा करो। ट्वाइस ऑफ बेस एरिया लिखते हो, मैंने बेस एरिया का 2 काट दिया, समझे कि नहीं? आपने शुरू का 2 देखा नहीं है और तुरंत ही आपने जज कर लिया कि फार्मूला गलत है, और नीचे वाला 2 भी तो कट गया। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, so never judge a formula just by looking at the first constant. Go ahead and see if it is correct or not. 104. प्रिज्म का जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, और पेरीमीटर जो बेस का है वो 18 है, हाइट 20 है, वॉल्यूम बताना है प्रिज्म का क्या है। पेरीमीटर अगर 18 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भुजा 6 होगी, हाइट 20 है, वॉल्यूम अगर निकालना है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच विच इज 20, 180 √3 आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, सिंपल सवाल है। 105वां सवाल, करेक्ट प्रिज्म है जिसका रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, ये जो बेस है वो रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, हाइट प्रिज्म की 24 है, इसको आपने 4 बराबर भागों में काटा है बाई 2 परपेंडिकुलर कट्स एज शोन, तो ये उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है आपको, है ना, जस्ट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। सो व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पार्ट्स? इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पार्ट को बाहर निकालता हूँ। अगर हम एक पार्ट को बाहर निकालेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या प्रिज्म कैसे बना है। तो लेट मी टेक आउट वन पार्ट एंड लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। Okay, so the 90 degree, then this goes like this and this goes like this. Okay, so जो बेस है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो बेस अगर इस प्रकार का आपको दिखेगा और आप इसका प्रिज्म स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हाइट मुझे दी है, तो जो प्रिज्म बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। तो बेस आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, लाइक दिस, और वो जो चतुर्भुज है वो इस तरह का है, लाइक दिस, ऐसा है। मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है, चारों पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं इस पार्ट का सरफेस एरिया निकाल लूं, अगर 4 गुना करने से मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ये बेस की डायमेंशंस लिखनी है। बेस में हमारे एक तो 90 डिग्री पे जो 2 भुजाएं हैं, एक ये और एक ये, पहले तो मुझे इसकी माप चाहिए कितनी है। तो आप अपना रेगुलर हेक्सागन जो है अच्छे से बनाइए और समझते हैं कि ये सब जो डायमेंशन जिनकी बात हो रही है क्या है। जैसे ये भुजा, सबसे पहले समझते हैं एक एक करके। जैसे ये भुजा है, ये भुजा किसके बराबर है? तो आप कहोगे अगर ये ए है इसकी भुजा, तो ये हम बोलते हैं कि ये डायगोनल 2a के बराबर होता है। और अगर आपने इसका बिल्कुल आधा पोर्शन ऐसे क्रिएट कर दिया काट के, तो इतनी वैल्यू जो बनती है वो a के बराबर होती है। ओके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू a। सिमिलरली अब एक चीज और देखो, आप इस a को ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो आप कहोगे ये a है, ये भी a बनेगा। इतनी दूरी आपकी a/2 के बराबर हो जाती है। ओके, या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मैं इसको यहाँ एक्सटेंड कर दूं, और अगर मैं इसको यहाँ एक्सटेंड कर दूंगा तो आपको ये भी दिखने लगेगा कि ये दूरी भी a के बराबर है। a, तो यहाँ ये 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री बनने के बाद आप कहोगे अगर हाइपोटेनस मेरा a है या 30 के अपोजिट a/2 है, तो ये वैल्यू 60 के अपोजिट बनेगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a√3/2। क्लियर? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमें क्या क्या चीजें मिली यहाँ पर। एक तो मिला ये कि ये वैल्यू a√3/2 के बराबर है, ये वैल्यू a के बराबर है, ये वैल्यू a के बराबर है, और ये जो भुजा है ये a/2 के बराबर है, 4 साइड्स। अब जरा टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया आपको कैसे मिलेगा? आप कहोगे बेस एरिया का ट्वाइस करेंगे। बेस एरिया यहाँ कैसे मिलेगा आपको, जरा देखिए। मैं आपको बेस एरिया जब लिखवा रहा हूँ, तो बेस एरिया लिखने का देखो एक बहुत सिंपल तरीका है। इस खतरनाक प्रोसेस में आपको नहीं जाना है कि इसका एरिया लिखने के लिए किसी खतरनाक प्रोसेस में जाना है। अगर आपने 4 बराबर टुकड़े किए हैं, तो हेक्सागन का टोटल बेस एरिया होता है 3√3/2 इंटू a स्क्वायर। इसका बटा 4 कर लेंगे अगर हम, तो हमें बेस का एरिया मिल जाएगा, ये वाला बेस। तो ये बनेगा 3√3/8 इंटू a स्क्वायर।
3√3/8 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका जो बेस एरिया है वो 3√3/8 इंटू ए स्क्वायर है। तो इसेंशियली मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, वो बनेगा 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया लिखने के लिए आप बेस का पेरीमीटर लिखिए। तो बेस का पेरीमीटर क्या मिलेगा आप बताओ, a प्लस a 2a प्लस a/2 यानी 5a/2। तो यहां मैं लिख रहा हूं 5a/2 प्लस a√3/2 इंटू जो हाइट है h वो। तो ये हो गया आपका बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। यहीं से आपका आंसर आने वाला है, बस आपको a की वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू आपको दी है 12। a को रख देते हैं, तो ये 12 इंटू 12 144 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 36 बनेगा, 36 यहाँ आपका हो गया 108√3, ये पहली वैल्यू हो गई, प्लस दूसरी वैल्यू में अगर आप जाओगे तो a की वैल्यू 12 रखोगे तो 5 छक्के 30 बनेगा, 30 लिख दिया। a की वैल्यू 12 रखा तो ये वैल्यू आपकी 6√3 होगा। और ये जो h है, लुक एट दिस h, दिस इज गिवन टू बी 24। क्लियर? तो 24 यहाँ क्या बन गया 720 प्लस 144 बनेगा 24 इंटू 6, और 144 में 108 जोड़ेंगे तो बनेगा 252√3। 720 प्लस 252√3 को मुझे अब क्या करना है, ये एक प्रिज्म पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया निकला, हमें चारों का निकालना है। क्या करेंगे, 4 से गुणा। इस वैल्यू को अल्टीमेटली 4 से गुणा करना है, तो ये बनेगा 7 चौके 2880 प्लस 108√3 यहाँ जोड़ दिया बालक, 144 में मैंने 108 जोड़ दिया, तभी 252 बना। तो ये हो गया 2880 प्लस 252 का 4 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1008√3। तो 2880 प्लस 1008√3 आपका आंसर क्या है, बी। ये 4 रेक्टेंगल से भी हो सकता है, एक ही बात है, आप साइड को 4 रेक्टेंगल मान लो, कर्व सरफेस एरिया को, या बेस पेरीमीटर मान लो। देखो 4 रेक्टेंगल मानो या बेस पेरीमीटर मानो इंटू हाइट मानो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और जब थोड़ा बेसिस कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, कुछ रूट में है कुछ नहीं है, तो बेहतर है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अल्टीमेटली 4 रेक्टेंगल में तुम क्या करते हो, हर भुजा को h से गुणा करते हो, तो वो टोटल क्या बनता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, एक ही बात है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो भी खेल है वो खेल है बेस को समझना प्रिज्म स्ट्रक्चर में। एक बार बेस समझ में आ गया तो सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 3D में जब सवाल थोड़ा मुश्किल भी बनाना होगा उनको, तो ऐसे काट पीट लेंगे कि जो बेस को काट दिया, 4 हिस्से कर दिए, इधर काट दिया उधर काट दिया। आपको बस बेस पहचान के अपना प्रिज्म विजुलाइज करना है, बाकी सवाल निकल जाएंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 106, एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, इसका साइड 8 है, हाइट 80 है, प्रिज्म को हमने 10 आइडेंटिकल पार्ट्स में कट किया है, 9 कट्स लगाएंगे तो 9 कट से 10 पार्ट बनेंगे। आप देखो किसी प्रिज्म स्ट्रक्चर में अगर एक कट लगा दो बीच में, 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 कट लगा दो 3 पार्ट हो जाएंगे, 3 कट लगा दो 4 पार्ट हो जाएंगे। दैट्स हाउ इट हैपेंस। यहां पर हम कह रहे हैं कि हमने 10 आइडेंटिकल पार्ट्स बनाए, 9 कट्स लगाए। अच्छा, एक चीज और मैंने बता रखा है आपको कि अगर आप बेस के पैरेलल कट्स लगाएंगे तो बेस एरिया के बराबर 2 एरिया हर बार में खुलते हैं। जैसे आपको याद होगा ये वाला डिस्कशन जो हमने सिलेंडर का किया था, कि जब भी आप एक कट लगाओगे, यहां पर एक कट लगाने से क्या होगा, 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, तो 2πr² खुल जाएगा। यहां इसेंशियली आपको समझना है कि πr² बेस का एरिया है, उसका दुगना खुल जाता है। जब आप कहोगे कि मेरे पास स्क्वायर प्रिज्म है, यानी बेस को हम स्क्वायर शेप में लेके चलें, इस तरह से स्क्वायर है बट 3D में बनाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, तो आप अगर यहां कहीं बीच में कट मार दें, थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम समझना आप, तो यहां अगर आप बीच में कट मारने गए कभी, इस तरीके का कहीं कट लगाया आपने, तो जो 2 सरफेस खुलेंगे उससे क्या होगा, 2a² का गेन हो जाएगा आपका। तो आपने 9 कट्स लगाए तो आप कहोगे 18a² का मुझे गेन हो जाएगा, प्लस जो पहले था वो तो था ही। तो प्रिज्म स्क्वायर बेस था, साइड 8 सेंटीमीटर थी, हाइट 80 थी, तो टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था लिख लेते हैं। तो पहले था बेस और टॉप का 2a² प्लस 4a इंटू एच की वैल्यू आपको 80 दी है, एच ही लिख लो, अभी बाद में 80 लिख लो। तो टोटल फाइनल आंसर आपका मिलेगा 4ah प्लस 20a², ये फाइनल आंसर है आपका। रख देते हैं सारी वैल्यू, 4 इंटू ए की वैल्यू 8 हो गई, एच की वैल्यू 80 हो गई, 20 इंटू a² आपका 64 हो गया, 1280
और 1280 का डबल आपका हो जाएगा 2560। अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये वैल्यू 3840 निकल के आ जाएगी। ठीक है, दैट्स आंसर। क्लियर? तो समझना आप 9 कट्स की वजह से जो ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया था 9 नए सरफेस खुलेंगे, यानी 18 ए स्क्वायर एरिया और ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, सो द आंसर विल बी सी, 3840। क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी, सही है। अगर समझ में आई बात, नो नहीं समझ में आई तो ओके। 107वां प्रश्न देखिए। एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस ट्रायंगुलर है, साइड आपको दी है 13, 20 और 21। अल्टीट्यूड प्रिज्म का 9 सेंटीमीटर है, हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें बेस एरिया चाहिए। अल्टीट्यूड को हम हाइट की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं h9 दिया है, तो हमें क्या करना है, बेस एरिया निकालना है, इनटू हाइट कर देना है। ये मेरा आंसर है। अब बेस एरिया निकालने में जो मेहनत है वो है 13, 20, 21। 13, 20, 21 कोई नॉन ट्राइंगल नहीं है राइट एंगल टाइप का, तो हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पहले इन दोनों को, तीनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 41, 13, 54/2, 28। एस की वैल्यू 28 हो गई। एस अगर 28 होगा तो मैं बेस एरिया पे जाऊंगा, ये बनेगा एस इंटू एस माइनस ए। 28 माइनस 13 करेंगे 15 आएगा, 28 माइनस 20 करेंगे 8 आएगा, 28 माइनस 21 करेंगे 7 आएगा। ये बेस एरिया हो गया, इंटू हाइट आपका 9 हो गया। अब जरा देखते हैं ऐसे क्या क्या बाहर निकलेगा। 15 8 120, 1 मिनट, 21 है तो 7 आया, 20 है तो 8 आया, 28 से 13 किया तो 15 आया। कहाँ 27 होगा? ये गड़बड़ गया क्या? 54 था, हाँ सॉरी, ये 27 है, नॉट 28 बल्कि 27 है। इसको 27 कर लेते हैं। 27 है तो ये 27 माइनस 13 आपका 14 बनेगा, 27 माइनस 20 7 बनेगा, 27 माइनस 8 जो है 21 6 बनेगा। ये वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, 27 को 3 से गुणा कर लें, यहाँ 27 या 81 है, 9 बाहर आएगा, और 1 9 तो पहले से है ही है। जो बचेगा वो बचेगा 14 इंटू 7 इंटू 2, 196, 14 बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई 126 इंटू 9, 954, 9 दूनी 18, 5 23, 1134। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि है 14 इंटू 81, 14 का नाम 14, 14 8 112, और 81, 14 का नाम 14 क्या था, 1 करिया 1134 आया, आंसर हो गया ए। ठीक है, वन 134 108। यहां ये पॉइंट दिया है ए बी सी डी। ये करैब प्रिज्म शेप है जिसका बेस ट्रेपेजियम है और सेमी कोनिकल फ्रस्ट्रम्स connected at both ends of the prism. सेमी कोनिकल, कोन टाइप का दिख नहीं रहा है। खैर चलो देखते हैं क्या बकवास कर रहे हैं सवाल में। क्या दिया हुआ है, जार ए बी सी डी, ये डायग्राम आपको सही लग रहा है क्या? एक तरफ ए बी ई एफ दिया हुआ है, एक तरफ ए बी सी डी दिया हुआ है, कोई लिंक ही नहीं दिख रहा है। हाँ, ये कौन सा डायग्राम है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ वही आई और जे है तो उनका करें क्या? जैसे ये मान लेते हैं हम 21 और 21, इसको लिख लेते हैं, ये वैल्यू 20 होने। आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ए बी ई एफ कोई लिंक नहीं बिठा पा रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है डायग्राम ना इधर उधर हो गया है। तो इसको भी होल्ड करो सवाल को, इसको थोड़ा रिव्यू कराना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 108 शुड बी रिव्यूड। क्योंकि डायग्राम सही नहीं दिया, समझ में नहीं आएगा आपको।
आई नीड टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर। ई और एफ बीच में आएगा, नहीं जबरदस्ती नहीं करते हैं डायग्राम से, यहाँ आएगा कहाँ आएगा वो 21 रुपए। देखिए मैंने क्या बोला, जबरदस्ती क्यों करना है कि कहाँ क्या है, लीव इट फॉर नाउ, ठीक है। आप अगर ये डायग्राम पकड़ोगे तो ए बी दिख गया, सी डी कहाँ लोगे, है ना, तो इसको छोड़ दो अभी, इसको कल एक बार सही करवा लेंगे इसको, तब देखेंगे। ये सवाल देखो, ये पिछला वाला सवाल ही है क्या, क्वेश्चन नंबर 109, रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन है, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 110, base of the right pyramid is an equilateral triangle of side 8 centimeter. The height of the pyramid is half of its slant height. Its volume is. सवाल देखिएगा, पिरामिड का जो बेस है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बनाएंगे नहीं। हाइट कह रहा है कि स्लैंट हाइट का आधा है, द हाइट ऑफ द पिरामिड इज हाफ ऑफ द स्लैंट हाइट। आपको एक चीज तो पता होगा कि जो स्लैंट हाइट होती है और जो हाइट होती है और ये जो भुजा होती है, ये मालूम है ना आपको, a बाई 2√3 के बराबर होती है। ये a बाई 2√3 होता है, ये स्लैंट हाइट है, ये हमारा हाइट है, ऐसा बनता है। आपको याद हो, अगर बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी भुजा अगर a हो, ये रिलेशनशिप बनती है। क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है कि राइट पिरामिड के बेस में भुजा हमें 8 दी है, हाइट ऑफ द पिरामिड इज हाफ ऑफ द स्लैंट हाइट, h हमारा l बाई 2 के बराबर है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, अगर मैं a को 8 रख दूं तो ये बनेगा 4/√3। आप ये कहना चाह रहे हो कि l स्क्वायर हमारा l स्क्वायर बाई 4 प्लस 16/3 के बराबर है। आप ये कहना चाह रहे हो कि 3l स्क्वायर बाई 4 की जो वैल्यू है ये 16/3 के बराबर है। आप ये कहना चाह रहे हो कि l स्क्वायर की वैल्यू 64/9 के बराबर है। तो आप ये भी कहना चाह रहे हो कि l की वैल्यू 8/3 के बराबर है। l निकल गया, l निकलने से मेरा h निकल गया, क्योंकि h की वैल्यू अब हमारी l/2 यानी 4/3 के बराबर हो गई, ठीक है। हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 1/3 इंटू बेस एरिया √3/4 इंटू a स्क्वायर विच इज 64, 8/64 इंटू l/2 विच इज 4/3 यानी हाइट। आप जरा थोड़ा कैंसिलेशन ढूंढिए, 4 से 4 कटेगा और ये वैल्यू आ गई 64√3/9, आंसर हो गया ए, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, दिस ट्राइंगल, ठीक है, कि एल एच और इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस में जो a/2√3 होता है, इनके बीच में जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो ये होता है। ये हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, आपको डायग्राम बना के भी दिखा चुका हूं इसका अच्छे से। तो ये ट्राइंगल बस अगर मेमोरी में है तो आपको पूरा पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये काम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अब इसका ओरिजिनल जो डायग्राम मैंने बनाया था वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। यस और नो, यस तो यस बोलो, नो तो नो बोलो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए 111वां सवाल देखिए। एक पिरामिड का हाइट 21 है और एक स्क्वायर बेस है, इसका साइड 12 है। इसको हमने क्या किया है, 3 कट्स लगाए हैं, हाइट को ट्राइसेक्ट किया है और कह रहा है कि रिमेनिंग पोर्शन। आप देखो पिरामिड में ना हमेशा एक ही नियम फॉलो होगा, और वो नियम जो आपने यहां सीखा है, क्योंकि सिमिलैरिटी से ही सवाल होगा। तो आप अगर एक स्क्वायर बेस को ट्राइसेक्ट करें या आप एक कोनिकल बेस को ट्राइसेक्ट करें, कोई आंसर पे वॉल्यूम के केस में फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने पढ़ रखा है कि इसका वॉल्यूम अगर 1 होगा और पूरे का वॉल्यूम 27 बनेगा, तो इन दोनों का अगर वॉल्यूम मिला के मैं बोलूंगा तो 26 होगा। ऑल्दो आपको पता है 1 7 19, यहां आपसे कह रहा है इसका वॉल्यूम और बाकी बचे का वॉल्यूम का रेशियो बता दो, तो ये 1:26 है। टॉप मोस्ट पार्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन 1:26। अगर मैं आपसे तीनों का रेशियो पूछता तो आप कहते 1 7 19। ऑल्दो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सवाल है स्क्वायर पिरामिड का। स्क्वायर पिरामिड का सवाल हो, चाहे बेस स्क्वायर हो, चाहे बेस सर्कल हो, कोन हो, चाहे बेस रेगुलर हेक्सागन हो, जब आप ऐसे कट करोगे तो जो वॉल्यूम वाले आंसर्स हैं वो कोन से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई नया कॉन्सेप्ट यहां नहीं जानना है, 1:26 आप उत्तर लगा दीजिए, ए ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि सेम प्रोसेस है, आप प्रोसेस में जाओगे सेम काम करोगे, ठीक है।
फर्क बस उतना ही आएगा कि अच्छा यहाँ सर्कल सर्कल लेके चल रहे हैं, कोन में बेस सर्कल है, वहां बेस आपका स्क्वायर है, आप बेस इक्वल ट्रायंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अगर आप इक्वल हाइट पे कट करो तो कोन वाला आंसर ही हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 112वां सवाल। राइट पिरामिड का बेस स्क्वायर है, एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, आपको स्लैंट सरफेस का एरिया बताना है। तो बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो आप कहोगे 324 इंटू एच 1296 होगा। एच की वैल्यू 4 आ गई। 324 अगर बेस है तो ये ए स्क्वायर के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी है? 18। यस। स्लैंट सरफेसेस क्या होंगे आपके? टोटल एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। स्लैंट सरफेस का मतलब कर्व सरफेस एरिया 4AH, 4 इंटू 18 इंटू 4, यही बनेगा। एच की वैल्यू हमने निकाली है ना, 4 ही आई है। यस, बट we have made a mistake, and the mistake is that this is pyramid, and in the pyramid the volume itself is wrong. L की वैल्यू आपकी 4 इंटू 3 यानी 12 आएगी। ये मैं लिख रहा हूँ प्रिज्म के लिए, जो कि गलत है। तो पहले इसको काट दो, सब चीजें हटा दो। ये ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ 18 आ गई, एच आपका 12 निकल के आया। अब आपको एक काम फिर से करना पड़ेगा कि मुझे स्लैंट हाइट चाहिए। कैसे निकलेगा? स्लैंट हाइट के लिए अगर आपको स्क्वायर वाले केस में याद हो तो क्या होता है, सेंटर से यहां की दूरी a/2 होती है, ये L होता है और ये H होता है। ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्विकली ये बोलेंगे कि देखिए H की वैल्यू 12 के बराबर है, यहां 12 लिखेंगे, a/2 की वैल्यू 9 हो गई, और L निकालना है तो L 15 हो जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, L बिकेम इक्वल टू 15। अब L अगर 15 के बराबर हो गया और मुझे स्लैंट सरफेसेस का एरिया निकालना है, आपको याद है एक स्लैंट सरफेस का एरिया क्या होता है? टोटल निकाल लेते हैं। तो यहां आता है हाफ, कर्व सरफेस एरिया आता है हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। ये कर्व सरफेस एरिया बनता है टोटल, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। हाफ इंटू जो बेस पेरीमीटर है वो आपका 18 चौके 72 हो जाएगा, स्लैंट हाइट 15 आ गई। तो द वैल्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज 540, क्योंकि 36 इंटू 15 करोगे तो 540 आएगा। तो ये आंसर हुआ बी, 540। ठीक, समझ में आया सभी को? यस। क्वेश्चन नंबर 113, कर्व सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का दिया हुआ है मुझे, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो √2a/12 होता है, ये वॉल्यूम होता है। मुझे ए चाहिए, ए चाहिए तो आंसर आ जाएगा। स्लैंट सरफेस मींस वन साइड ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का साइड क्या होता है भाई? बेस का साइड होता है। स्लैंट सरफेस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस, और जब स्लैंट सरफेस का एरिया पूछेगा तो एक एरिया नहीं होगा। स्लैंट सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, तिरछा तिरछा सरफेस एरिया, चारों होंगे। ठीक है, वॉल्यूम आपका बना √3a³/12। ओके, अच्छा एनीवे आओ, कर्व्ड सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का क्या होता है? टेट्राहेड्रन का कर्व सरफेस एरिया, टेट्राहेड्रन बनता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, जिसमें एक बेस होता है, 3 कर्व्ड होता है। तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो ये वैल्यू मुझे 27 √3 के बराबर दी है। √3 से √3 कटेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 9 27, 9 चौके 36, ए की वैल्यू आएगी 6। ए अगर 6 आ गया तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 6 का क्यूब होगा 216, 216 √2/12, 12 इंटू 18 216 होता है, तो ये बन गया 18 √2, बी ऑप्शन 18 √2। ठीक है, 114th क्वेश्चन, volume of pyramid with a square base is 200 centimeter cube, the height of pyramid is 15 centimeter, what will be the area of slant surface? ठीक है, पिरामिड का जो वॉल्यूम है जिसका बेस स्क्वायर है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। बेस स्क्वायर है, पिरामिड है, तो आपका मिलेगा 1/3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच। यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू में लिखूंगा
200 सेंटीमीटर क्यूब 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्लैंट सर्फेस। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये मिल रही है 40। सो अगर मैं ए कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2√10। अगेन मैं वही कार्य करूंगा जो अभी आपने किया है कि मैं कहूंगा मुझे स्लैंट हाइट चाहिए एल, एच की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 2√10 है, तो यहाँ a/2 लिखना पड़ता है। याद होगा सेंटर ऑफ स्क्वायर से यहाँ तक की दूरी, मिड ऑफ द साइड। एल की वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखोगे तो आपको मिलेगा 225 माइनस 10, 215 का स्क्वायर रूट। स्लैंट सरफेस मींस, यस, स्लैंट सरफेस का मतलब है तिरछा सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है सभी को ये बात? यस और नो? ठीक है, ये वैल्यू 215 होगी, 235 क्योंकि 10 जुड़ेगा, 235। ऑलराइट, मेरा एक सवाल है कि इसमें से कुछ बाहर आएगा क्या? 235 अगर हमारे सामने लिखा है, विल एनीथिंग कम आउटसाइड इस एल से? क्या 47 इंटू 5 है? यस, 47 इंटू 5 तो है, बट क्या कुछ बाहर आएगा? नहीं, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी तो मुझे नहीं दिख रही है। सो आप जरा स्लैंट एरिया लिखते हैं पहले। तो टोटल जो स्लैंट एरिया बनेगा आपका, राइट, वो बनेगा हाफ इंटू, ध्यान से देखिएगा, बेस पेरीमीटर जब आप लिखने जाओगे ना ये, तो आप लिखोगे 4a यानी 8√10 इंटू स्लैंट हाइट जो कि है √235। अब देखना कुछ होगा ये कि हाफ से तो ये तो 4 बन गया। अब यहां इसको अगर मैं 47 इंटू 5 लिखूं, √47 अलग कर दूं, √5 अलग कर दूं, √5 इसके साथ ले आऊं तो √50 बन जाएगा। √50 5√2 के बराबर होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 चौके 20 बन गया, और जो √2 है वो √47 के साथ मिलकर √94 बना देगा। क्या कुछ ऐसा आपको दिख रहा है होता हुआ फिलहाल? यस और नो? बट ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्लैंट सरफेस, अंग्रेजी भी है यहाँ। इस सवाल में बोला था फाइंड एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस। जब वो आ स्लैंट सरफेस बोल रहा है, द स्लैंट सरफेस बोल रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस। यहां उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे एक का चाहिए, अगर एक का नहीं चाहिए तो टोटल निकाले थे। यहां उसने बोल रखा है कि एक का चाहिए ए स्लैंट सरफेस। तो ये जो 20√94 आपने लिखा है, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया है। इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5√94 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन होगा। ठीक, तो आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी, 5√94। क्वेश्चन नंबर 115, द बेस ऑफ ए पिरामिड इज हेक्सागन, ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 8√3 सेंटीमीटर लॉन्ग and height of the pyramid is 12, then its volume in centimeter cube is। ठीक है, बताओ जरा वॉल्यूम। ये सवाल तो आप भी लगा सकते हो अब तो। सो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 1/3 इंटू बेस एरिया, दैट इज 3√3/2 a square into height which is 12। so 1/3 into 3√3/2 into a square is 192 into 12। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 बनेगा, 3 दूनी 6, 6 और करोगे यही आएगा आंसर, बिकॉज 1000 के ऊपर जा ही रहे। 6 दूनी 12, 6 9 54, 1 55, 6 कन्नम 6 5 11, 1152√3 आपका आंसर क्या है? बी। तो बी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116, एक पिरामिड दिया है जिसका बेस स्क्वायर है, साइड 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन इज शोन इन द फिगर। किसका वॉल्यूम निकालना है आपको? फ्रस्ट्रम का? यस। अच्छा, 10 वैल्यू इसकी दी हुई है, देखो ध्यान से, इस वाले की वैल्यू 10 दी है, नीचे वाले की नहीं दी है।
बट नीचे वाले की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगी? 20 होगी, क्योंकि हाइट अगर इक्वली डिवाइड हुआ है तो वही बनेगा, बेस रेशियो 1:2, तो इसकी भुजा 20 हो गई। अब अगर मुझे वॉल्यूम में शेडेड रीजन का चाहिए, यानी फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? 1/3 यहाँ का आता है, पाई आता है, फिर r² आता है, r आता है, r² आता है, और यहाँ ये हाइट आती है जो इस फ्रस्टम की हाइट है, जो कि 15 है। 3 से काटूंगा, 3 × 5 = 15 बन जाएगा, बाहर 5 पाई आ गया अंदर, 20 भी सही हम 400, 20 × 10 200, 10 धामा 100, 700, 3500 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 7 × 5 = 35 हो गया, ये 500 × 22, बट ये आंसर मैच नहीं करेगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये कोन के पिरामिड का है, ये फॉर्मूला स्क्वायर के पिरामिड का नहीं है। मैंने आपको स्क्वायर के पिरामिड का फॉर्मूला बताया ही नहीं था, बताया था क्या? लेकिन मैंने आपको तरीका जरूर बताया था कैसे लिखना है, मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। आप मुझे बस एक बार बता दो कि अगर मैं ऊपर वाला एक स्क्वायर पिरामिड देखूं, ऊपर वाला जो शेडेड नहीं है, अगर आप उसका वॉल्यूम मान ले 1, तो नीचे वाले फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा? 7। ये बात तो ठीक है, ऊपर वाले का 1 बनेगा तो नीचे 7 बनेगा। इट्स लाइक कोन, कोन को अगर इक्वल हाइट पे काटोगे तो वॉल्यूम कैसे डिवाइड होता है? 1/7। तो आप ऊपर वाले स्क्वायर पिरामिड का वॉल्यूम लिख लो, और वो आपको पता है कैसे लिखना है। कैसे लिखते हो? आप लिखते हो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू स्लैंट हाइट, या हाइट, हाइट लिखते हैं सीधे, स्लैंट हाइट तो नहीं आता वॉल्यूम में। तो बेस एरिया बनेगा 100, हाइट है 15, सब दिया हुआ है, तो आपको मिलेगा 3 × 5 और 5 × 100 500, इसका वॉल्यूम 500 आ गया। 7 यूनिट का वॉल्यूम क्या होगा? 3500। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? क्यों लिखना फॉर्मूला? अगर कोन भी दिया होता तो नहीं लिखते फॉर्मूला, ऐसे ज्यादा आसान है। You can find the volume of the upper pyramid, yes, because 10 साइड दिया है, हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट लिखते हैं, तो वो 1 यूनिट अगर 500 तो नीचे का वॉल्यूम तो 7 होगा ना, 7 यूनिट 3500 हो गया, खत्म सवाल। 117वां सवाल। मेंसुरेशन को लोग हमेशा समझते हैं कि फॉर्मूले से ही सवाल करना है, ऐसा नहीं है। पिरामिड को जब ऐसे कटवट मारेंगे ना तो बेहतर है कि आप रेशियो बना के क्वेश्चंस करो, बहुत आसान होता है। यानी कि फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा रहे हैं कोई खोज के, जरूरत ही नहीं है। बेस ऑफ ए पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड दिस, हाइट ऑफ द पिरामिड इज दिस, टोटल सरफेस एरिया निकालना है पिरामिड का। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखते हो आप? सेम कहानी कि हम लिखते हैं कि बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर का हाफ इंटू स्लैंट हाइट L। यहां बेस एरिया आपका बनेगा A² प्लस ये बनेगा 4A, तो ये बनेगा 2AL। कह सकते हैं A × A + 2L। मुझे L चाहिए, मुझे A दिया हुआ है। अब L कैसे निकलेगा? वही H की वैल्यू दी है हमें 10.5, ये वैल्यू होगी A/2 यानी 14। आपको पता है ये क्या है? 3.5 × 4, ये क्या है? 3.5 × 3, ये है आपका 3.5 × 5, 3 4 5। स्लैंट हाइट आपका हो गया 35/2 यानी 17.5, रख देते हैं 28 + 35, 2L 35 हो गया, 28 × 63, 28 × 3 = 84, 28 को 6 से गुणा करें 168 आएगा। सो 168 और 1 169। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 28 × 84 8 आएगा ना, 168 8 176 बनेगा। ठीक है, 118वां देखते हैं। एक ब्रांड न्यू पेंसिल है जो बेस उसका रेगुलर हेक्सागोनल है, और दोनों एंड्स जो पेंसिल के हैं वो 3 सेंटीमीटर
हाइट 15 सेंटीमीटर को शार्पन किया हमने टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर from one end in a pyramidal form so as to make it writable. Assuming that nib of the pencil is not broken, then find the volume of the material removed. Good question, काफी रिलेटेबल सवाल है आपके लिए। तो सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक ब्रांड न्यू पेंसिल अगर आपने देखी हो कभी, तो पेंसिल का जो फ्लैट सरफेस होता है जब वो शार्पनर यूज नहीं करते हो, तो वो कह रहा है वो दोनों साइड आपका हेक्सागोनल सरफेस होगा और उसका जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर का होगा। अब क्या है, एक साइड को आपने शार्पनर यूज करके मटेरियल निकाला। अब ये कह रहा है मटेरियल निकालते समय वो निब टूटी नहीं है, बस वो जो मटेरियल है वो निकला है। तो व्हाट दे आर विलिंग टू से इज दिस, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि ये जो बेस है मैं बना नहीं रहा हूं, मैं लिखूंगा कि ये हेक्सागन है। यहाँ पर जो बेस है वो हेक्सागन है। तो होगा ये बेसिकली, आपको समझना क्या है कि अगर हमें जो मटेरियल रिमूव किया है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूं आपको, बहुत सिंपली निकल जाएगा। कि आपका शुरुआत में वो पोर्शन, ये जो पोर्शन शुरू में अगर आप देखोगे इतना पोर्शन, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म था। इस हेक्सागोनल प्रिज्म में मुझे हेक्सागोनल पिरामिड का वॉल्यूम घटा देना है। और एक मजेदार चीज है कि जो बेस और हाइट है वो इक्वल है। जब बेस और हाइट इक्वल होता है तो ये जो वॉल्यूम होता है वो इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो फाइनल जो आंसर बनेगा, कोन कैसे बनेगा हेमेंद्र? कोन तब बनता है बेटा जब बेस आपका सर्कुलर हो। यहाँ बेस हेक्सागोनल है, उसको आप कोन नहीं बोलोगे, you cannot say it cone, it will be called as pyramid। ये इसका 1/3 होता है ना। बेस और हाइट कहाँ इक्वल है? कैसे नहीं इक्वल है जरा बताओ। जिस पोर्शन की बात हो रही है जहां से मटेरियल निकला है भाई साहब, वहां बोला है निब नहीं टूटी है। निब नहीं टूटी है मतलब जो पहले प्रिज्म था और जो अब पिरामिड है उसकी जगह, दे हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। हमें उसी पोर्शन पे फोकस करना और कहीं नहीं। है ऊपर की कहानी 15 सेंटीमीटर से बेकार की बातें। हमारे लिए काम की बात है बेस हेक्सागोनल है, 3 साइड है, और जिस पोर्शन में आपने वो शार्पनर यूज किया है वो 4 सेंटीमीटर का है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? सो आपको यहां पर जो करना है वो करना है 2/3 ऑफ प्रिज्म। और ये प्रिज्म में आपको ध्यान रखना है कि हाइट आपको लेनी है 4 और जो उसकी भुजा है वो हेक्सागोनल है, बेस 3। सो ये बनेगा 2/3 इंटू 3√3/2। बेस एरिया कितना है, हाइट क्या है 4, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया प्रिज्म का। यही मुझे सॉल्व करना है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 चौके 36√3। देखिए ज्यादा सोचोगे तो सवाल नहीं होगा, राइट? Where you have to focus. No, this is a very small question. You are thinking too much. Sometimes you are thinking too much, and therefore you are not able to get what the question is, because you are focused on the whole pencil, and that is the problem. कहाँ तुम्हें फोकस करना है मैं बताता हूँ, बस रुकिए। ये वो पेंसिल का पोर्शन है जिससे मैं मटेरियल हटाने वाला हूं, आगे का पोर्शन।
यहाँ का ये हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर है। सो आई एम ओनली फोकस्ड ऑन द पोर्शन जहां से मैं मटेरियल हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल ने पूछा है कितना मटेरियल हटाए, यही पूछा है बस। जब आप इससे मटेरियल हटाओगे तो जरा देखते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा। आपसे सवाल बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपने कोई भी वॉल्यूम, मतलब कोई भी निब नहीं टूटी है, यानी कोई भी हाइट पोर्शन छोटा नहीं हुआ है इसका। तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज दिस। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बस कि ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है, जो बचा हुआ पोर्शन है, कितना हटा है वॉल्यूम। क्योंकि इसका हाइट 4 दिया है, निब टूटा नहीं है, यहां भी हाइट 4 है, तो हाइट सेम हो गया, बेस भी सेम है। सेम बेस और सेम हाइट के प्रिज्म और पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, ये पूरी थोड़ी कट की होगी। पूरी मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? कौन सी पूरी और आधी? यार ऊपर से कोई वॉल्यूम नहीं हटा है ना, तो उसको हमने नहीं बनाया है। हमने ये 4 सेंटीमीटर वाला पोर्शन बस क्रिएट किया जो मुझे बनाना है। अब सेम बेस और सेम हाइट के प्रिज्म का जो और पिरामिड का वॉल्यूम होता है, वो अगर ये वॉल्यूम 3 होता है तो ये 1 होता है। आपको याद है कि फॉर्मूला लिखते समय यहाँ 1/3 आता है, बस 1/3 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रिज्म एरिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास लेट से इसका वॉल्यूम है v, तो इसका वॉल्यूम v/3 होगा। तो 2v/3 है जो मटेरियल आपने हटाया, वही मैं लिख रहा हूँ 2v/3, और v इज द एरिया वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, इस प्रिज्म का वॉल्यूम है वो। आप बताओ क्या समस्या है? टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम। चलें बताएं कहाँ है दिक्कत। समझ लो, नहीं आया तो फिर से पूछ लो, कुछ दिक्कत है तो। क्लियर है? कोई है बाकी समझ में नहीं आया अभी भी? हाइट नॉट इक्वल टू बेस। अभिनव यार क्या बातें कर रहे हो? हाइट नॉट इक्वल टू बेस? हाइट बेस के बराबर क्यों होगा? कुछ ही बकवास करने आ जाते हो यार। बेस 3 दिया हुआ है ना, मैं हाइट बेस के बराबर कब से बोल रहा हूँ? सवाल आप पहले बोले थे, कब बोला था? जब सामने तुम्हारे सब कुछ बना हुआ है तो शब्दों में मेरे मत जाओ ज्यादा। सब कुछ सामने लिखा हुआ है यार, तुम्हारे जबरदस्ती की बातें कर रहे हो। एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, उसको देखो तुम। चलो 119वां सवाल देखो। एक पिरामिड एबीसीडी है, पिरामिड की तरह दिख नहीं रहा है, भी घबराओ मत, देखेंगे कहाँ है कहानी। दिख रहा है अब ए बी सी, और डी पॉइंट पे वो पॉइंटेड पीक मुझे दिख रहा है। अगर आप विजुलाइज करो तो ए बी सी बेस हो गया, और ये डी पॉइंट पे पॉइंटेड पीक आपको दिख रहा होगा। ए बी 3 है, और जो एरिया फेस ए बी सी का है वो 15 है। ए बी डी का एरिया 12 है। ये दोनों फेसेस 30 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। पिरामिड का वॉल्यूम बता दो। सोचिए रहे सवाल। 30 डिग्री पे मिलते हैं का क्या मतलब हुआ? जो स्लैंट पोर्शन है, एक स्लैंट पोर्शन ये है, एक स्लैंट पोर्शन ये है, इनके बीच में 30 डिग्री का कोण है। दो प्लेन अगर आपस में 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, लेट्स से आई हैव टू प्लेन्स मेकिंग 30 डिग्री विद ईच अदर, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, मान लिया एक प्लेन ये है मेरे पास, लेट अस से मेरे पास एक प्लेन ये है, ये फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक प्लेन मेरे पास ये है और एक प्लेन ये है। वो कैसा भी प्लेन हो, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, डजंट मैटर। एक प्लेन अगर दूसरे प्लेन से 30 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मैं इस प्लेन पे एक लाइन खींच दूं और इस प्लेन पे एक लाइन खींच दूं, तो उनके बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण रहेगा। इफ टू प्लेन्स मेक
मैंने ये पहले एक्सप्लेन भी किया है कि अगर दो प्लेन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो पहले प्लेन की कोई भी रेखा और दूसरे प्लेन की कोई भी रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। Similarly, if two triangular planes make 30 degree with each other, the simple meaning is that every line on one plane and the other plane will be at 30 degree. For example, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपने एक प्लेन इस प्लेन पे लाइन खींची है और आपने एक लाइन इस प्लेन पे खींची। मतलब ये है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है? तो जरा इस सवाल का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। तो देखो, इन्होंने कहा ए बी डी जो एक त्रिभुज है, उसका एरिया इन्होंने हमें दे दिया है 12 है। उसका एरिया में अगर इस लेंथ को लेट्स से बोल दूं कि ये लेंथ आपकी एल को करस्पॉन्ड कर रही है फॉर एग्जांपल, तो ये एरिया हम कहेंगे 1/2 × 3 × एल, और ये एरिया मुझे इन्होंने 12 दे रखा है, तो मैं कहूंगा ये वाला जो एल है वो 8 सेंटीमीटर का है, राइट? अब ये एल की वैल्यू 8 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो लेंथ है जिसको वो एज हाइट डिनोट कर रहे हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होगी? h। हाइपोटेनस अगर 30 बना तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लेंथ? आधा, 4। 90 डिग्री के अपोजिट अगर 8 है तो ये लेंथ आपकी 4 के बराबर होगी, 4। ऑलराइट। और अगर ये लेंथ 4 के बराबर है तो मैं फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो मैं क्या कहूंगा? बेस एरिया इंटू हाइट 1/3। सो 1/3 बेस एरिया इन्होंने 15 दे रखा है। हाइट की वैल्यू जो ये 90 डिग्री कोण डी से इन्होंने परपेंडिकुलर डाल के दिखाया है, दैट इज हाइट, दैट आई गॉट इज 4। ठीक है या नहीं? 60/3 आपका 20 के बराबर आ गया, 20। ठीक, मैं फिर से लाइन रिपीट करूंगा, मैंने किताब लेके समझाया, अगर आपको भी समझ में आया तो घर पे 2 पेज लेके इसको विजुलाइज कर पाएंगे। अगर दो प्लेन्स के बीच का एंगल 30 डिग्री है, 12 क्यों लिखा? 1 लेटरल सरफेस एरिया। देखिए करना, ये वो क्वेश्चन नहीं है, 12 दिया हुआ है सवाल में, एबीडी की वैल्यू 12 दी है, देखो थिंक, एबीडी की वैल्यू आपको 12 दी हुई है, देखो ना आप, एरिया दिया हुआ है मुझे 12 उसका। अब मैं ये एल लेंथ वहां से ही निकाल रहा हूं ना मैं, कि डी से जो एबी पे परपेंडिकुलर डाला गया है, मैं उसके टर्म में एरिया कैसे लिखूंगा? 1/2 × 3 × एल, एल की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो वहां से जो एल 8 आया, आपने एच की वैल्यू ट्रायंगल रेशियो से लिखा है, बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि वो जो 30 डिग्री का एंगल दिया है मैं वहीं से लिखूंगा, और मैं कहां से लिखूंगा? देखिए पहली बात स्वप्निल जी समझना, ये बेस ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, पहली बात, कि यहां आप इन सेंटर से a/2√3 लिख सकते हो, नहीं। ये भुजा आपको पता भी नहीं कितना है, ये भुजा 3 है, ये नहीं पता कितना है, ये भुजा भी नहीं पता कितना है, आई डोंट नो, दिस इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ बेस। यानी सवाल में कमी भी है और नहीं भी है, मैं कहूंगा। ये एच इन्होंने डिनोट करके नहीं लिखा, बट जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि यहां पर इन्होंने 90 डिग्री का कोण दिखा दिया, दैट इज द हाइट। तो इन्होंने जो डेटा दिया है, अच्छा एक बात और बोल देता हूं, ये एल स्लैंट हाइट नहीं है फॉर होल ट्रायंगल, ये बोलना भी मत, ये एल स्लैंट हाइट नहीं है फॉर ऑल कर्व्ड सर्फेसेस, बिकॉज अगर बेसिस आपके बेसिस डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो ये एक फिक्स स्लैंट हाइट आ ही नहीं सकती है, वो तो सिमेट्रिक फिगर में आती है। तो ये मत बोल देना कि अगर इसका मुझे कर्व सरफेस एरिया लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं L बराबर 8 मिल गया मुझे, ये 12 है तो 12 3 36 है, नहीं। आपको बाकी स्लैंट हाइट मालूम भी नहीं है तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं लिख सकते।
तो ये जो 30 डिग्री का कोण इन्होंने दिया है उसी से हम ये सवाल लगा पा रहे हैं। कौन सा फेस 30 डिग्री पे मीट कर रहा है, सवाल पढ़ोगे ना, कौन सा पूछने के पहले आप सवाल पढ़िए ना, सवाल में दिया है कि नहीं दिया है। दीज टू फेसेस का क्या मतलब हुआ, एबीसी और एबीडी, उन्हीं के बीच में 30 डिग्री बनाया मैंने यार, सवाल नहीं पढ़ते हो। दीज टू का क्या मतलब हुआ, एबीसी और एबीडी। एबीडी सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसको मैंने एल बोला है, और एक लाइन जो वो खींची गई है वो एबीसी सरफेस पे है 30 डिग्री, और वो 90 डिग्री एच हो गया आपका। 120वां सवाल देखिए। एक पिरामिड का स्क्वायर बेस है, साइड 3 है, हाइट 7 है, कार्व्ड आउट फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। व्हाट इज द वेस्ट हियर, पिरामिड को काटने के बाद जो बचा वो वेस्ट है। पिरामिड का वॉल्यूम निकालो आप, 1/3, बेस अगर स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर, हाइट h, 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके कोन का वॉल्यूम है जो निकला काम की चीज, और 63 सेंटीमीटर क्यूब आपका रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक था। 2/3 वेस्ट हो गया, 21/63 यूज हुआ, यानी 1/3 यूज हुआ, 2/3 वेस्ट हो गया। 2/3 को क्या बोलोगे आप, 66, 2/3%। बी, पिरामिड जो काटा गया वो वेस्ट नहीं है, वो तो काम की चीज है, वेस्ट जो बच गया वो है पिरामिड काटने के बाद, दैट्स 2/3, दैट इज 66, 2/3%। क्वेश्चन नंबर 121, एक पिरामिड जिसका ट्रेपेजियम बेस है, साइड ए बी हमारा 15 सेंटीमीटर है, साइड बी सी 18 सेंटीमीटर है, साइड सी डी हमारा 9 सेंटीमीटर है, साइड डी हमारा 12 सेंटीमीटर है। पिरामिड का वॉल्यूम दिया है, हाइट निकालना है। अब देखो ट्रेपीजियम का एरिया आप कैसे लिखोगे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक मैं ट्रेपीजियम का एरिया नहीं लिखूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको इस ट्रेपेजियम की मुझे चारों साइड्स मालूम है, बट एरिया लिखने के लिए मुझे इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है। क्या एरिया लिख सकते हो? यस, एरिया तभी लिखा जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लग जाओगे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता होती हैं तो आप हेरॉन्स फार्मूला लगाते हो त्रिभुज के एरिया के लिए, ऐसा ही कुछ काम होता है फॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर चारों भुजा दी हो। किसी को पता है फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर उसकी चारों भुजा दिया हो तो हेरॉन टाइप का एक अडॉप्शन इधर भी है। आप कहोगे सर यहाँ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, नहीं 15 × 9 प्लस इस दो ट्राइंगल का एरिया लिखोगे कैसे, ये बेस आपको पता ही नहीं है, तो या तो उसको निकालने की मेहनत करो। समझ रहे हो मेरी बात, वो बेस आपको मालूम थोड़े ना है। सो ईदर यू विल पुट एफर्ट इन फाइंडिंग दैट बेस, वो x मान के निकाला जा सकता है, यस, और समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, जिसका आप इस तरह से एरिया निकाल सकते हो, और यहां हम s को बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस d/2। तो यहां से एरिया निकल जाएगा बिना ज्यादा खेल किए हुए। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको बोले 9, बाकी बचा 6, इसको बोले x, ये बनेगा 6 माइनस एक्स। अब यहां पर आप इसको लिखिए कि इसके स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, 144 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसकी लेंथ होगी आपकी 18 माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इक्वलाइज करें। तो दूसरा तरीका है कि आप कहेंगे 144 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 324 माइनस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स के बराबर है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बनेगा आपको 144 इज इक्वल टू 324 माइनस 36 प्लस 72 एक्स। सो 72 एक्स की वैल्यू क्या होगी, 24 12 288, 144 ही बनेगा, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 बन गया।
144 माइनस 4 140 324 सही है। गलत लग रहा है, कुछ उल्टा हो गया है, डेटा गड़बड़ी है क्या है, क्या हो गया ये? अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 6 दूनी 12 होगा, 72 नहीं है, 1 मिनट 12 है। बट x 12 तो आ ही नहीं सकता यार, x नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली, उधर जाएगा, डेटा ही गड़बड़ है यार, डेटा रॉन्ग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस डायमेंशन के साथ यू कैन नॉट मेक ए ट्रेपेजियम है, कहने का मतलब ये है। एनीवे डेटा गलत है इसका, छोड़ दो, डेटा रॉन्ग है। नहीं x माइनस 12 तो हो ही नहीं सकता यार, मतलब हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? क्या x तुम्हारा माइनस 12 हो सकता है? जस्ट आस्किंग। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं x माइनस 12 होगा? साइड है यार, माइनस 12 कैसे बनाओगे उसको? ऑलराइट, तो नहीं, कौन कह रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट से? अरे समरजीत बाबू ऐसा ना करो, ठीक है? कि कोई मुझे बता सकता है कि इस डायग्राम में x की वैल्यू जो नेगेटिव आई उसका क्या मतलब है? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 12? मन कर रहा है मेरा जानने का, सोचो और बताओ। निकालो। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं, इंटरेस्टिंग है। क्या ये सवाल सच में गलत है? क्या इस डायमेंशन का ट्रेपीजियम नहीं बनेगा? इज दैट ट्रू? क्या अगर मेरे पास ऐसी डायमेंशंस हैं तो मैं ट्रेपीजियम बना ही नहीं पाऊंगा? या x की वैल्यू माइनस 12 आने का कोई सेंस है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हो कि जो x माइनस 12 आया उसका कोई सेंस है जो आप समझ में नहीं आ रहा है आपको? तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा विचार फरमाइए कि क्या ऐसा ट्रेपीजियम बन पाएगा या नहीं जिसकी डायमेंशंस ऐसी हो। तो अगर बनेगा तो उत्तर आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। हम कहेंगे नहीं बनेगा। पेन पेंसिल लेके बनाना, जरा कोशिश करना कि आप ऐसा ट्रेपीजियम बना सकते हो क्या या नहीं। सोचोगे या नहीं? शायद एबीसीडी अलग तरह से लिखने हो। किस तरह से एबीसीडी लिखने हो? लिखो जैसे लिखने हैं। सोचिएगा इस पॉइंट को, गुड पॉइंट टू थिंक ना। हाँ जी, आपने 15 लिया है लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है AB 15 तभी लिया है मैंने। देखो जो भुजा दी है मैंने उसको बिल्कुल इट इज वैसा ही व्यक्त किया है। ABCD इसी ऑर्डर में लिखोगे ना आप, और किस ऑर्डर में लिखोगे? तो कोई नहीं, आप सोचिएगा इस पॉइंट के बारे में, कल हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा कौन था? नवीश, जो भी आपका डाउट है चैट में लिख दो यार फिर से। क्या पूछ रहे थे आप? एक मिनट शुरू की चैट में जाके देखता हूँ। मेरा सिलेबस कंप्लीट है और प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो सम सॉल्व नहीं हो पाते 50%। प्रैक्टिस की नीड है आपको, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट होने से आपके सारे सवाल नहीं बनेंगे कभी भी, राइट? केवल सिलेबस कंप्लीट करने से आपके सारे सवाल नहीं बनते हैं। आपने सिलेबस पढ़ा यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, इट्स लाइक कि आपने स्विमिंग करने के लिए यू हैव लर्नड कि आपको कोच ने बता दिया कि देखो ऐसे स्विमिंग करते हैं, हाथ पकड़ के तैरा भी दिया,
बट जब आप खुद तैरने जाते हो ना, देन यू फेस द चैलेंजेस। बट फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का मिसमैच है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, टीचर ने सवाल लगाए, मुझे समझ में भी आ गए, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो अब जब मैं सवाल लगाऊंगा तो भड़बड़ करके सवाल बनेगा। ऐसा होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो 50% बन रहा है तो मैं कहूँगा ठीक बन रहा है आपसे। बाकी जो 50% नहीं बन रहे हैं, उन सवालों को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कहाँ अटक रहे हो आप। ये प्रोसेस है तैयारी का। दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। गणित और जीएस में यही तो फर्क है। जीएस में अगर आपने पढ़ लिया कि फलाना युद्ध कब हुआ था, तो वो युद्ध का उत्तर वही है, लगा दो, क्योंकि वही युद्ध का नाम है, वही उसका उत्तर है। मैथ्स में ऐसा नहीं है, आपको सवाल करने पड़ते हैं, सॉल्व करना पड़ता है। तो कई सारे एलिमेंट हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये प्रोसेस है, इससे भाग नहीं सकते हो आप। बहुत सारा फीलिंग के साथ आपको नहीं जाना है, क्योंकि देखो रियलिटी यही है कि अगर आपसे सवाल अभी नहीं बन रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई का जजमेंट अगर आप ऐसे लेते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कहूंगा आप लड़ाई खुद ही छोड़ना चाहते हो, आप लड़ना ही नहीं चाहते हो फिर तो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व 50%, आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार तुम्हारे से 50% सवाल नहीं बन रहे हैं अगर अभी, तो आपको उनमें मेहनत करना पड़ेगा। धीरे धीरे 60% बनेंगे, फिर 70 बनेंगे, फिर 80 बनेंगे, फिर 90% बनने लगेंगे, लाइक दैट। तो गेट द राइट पर्सपेक्टिव। मैथ्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से सारे सवाल नहीं बनते हैं। ये झेलना आपको एक बार जरूर पड़ता है, जो आप झेल रहे हो, इसको तो झेलना पड़ेगा। बट ग्रेजुअली दिस विल गेट बेटर, ग्रेजुअली दिस विल गेट बेटर। आपको बस लगे रहना है, जो टॉपिक में दिक्कत आ रही, जहां सवाल नहीं बन रहे हैं, उनके सॉल्यूशन देखिए, समझिए, सोचिए, एंड कीप डूइंग इट, एंड यू विल इंप्रूव। ठीक है। सो अगेन मैं कह रहा हूँ, प्रिपरेशन के फेज में ना, यू विल कीप गेटिंग लॉट ऑफ डाउट्स। I am telling you this one thing, preparation is going to be very messy. आप कितना प्लान बना लो, कितना कुछ कर लो, it gets messy. Okay, because आपको इमोशंस तरह तरह के आएंगे, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। यही चीज आपको ना देखना है कि वो फियर, डाउट्स, वो मेस क्रिएट होगा, शेड्यूल बनाओगे नहीं चलेगा। तो ये अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और ये मेस, इन्हीं को हैंडल करना आपको सीखना है कि ऐसी परिस्थिति में आप सेन बने रहिए। डोंट बी इनसेन, बी सेन कि ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रिपरेशन। इस तरह के विचार, इस तरह के, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, पर्सनली स्पीकिंग, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। Honestly, believe me, I do not like this kind of competition. The reason being, let's say आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सीजीएल हो, या फिर आप आईआईटी की तैयारी कोई कर रहा है बच्चा, कोई आईएम की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इफ यू लुक एट व्हाट दे डू आफ्टर द जॉब, व्हाटएवर दे आर, जिन लोगों का लिस्ट में नाम आता है, उसके अलावा भी जो लोग हैं जो काफी कैपेबल हैं, मे बी उस पर्टिकुलर एग्जाम में उनके 2 नंबर कम आए, इसका मतलब वो नहीं है कि ओवरऑल स्किल सेट में वो जो रैंक ले आया और जिसका रैंक नहीं आ पाया, कुछ नंबरों से रह गया, थोड़ा पीछे रह गया, वो ओवरऑल स्किल या पर्सनालिटी में इनसे कम है या इनसे बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा अगर उसको भी मौका अंदर जाने का दे दिया जाए। दैट्स ए फैक्ट, दैट्स ए फैक्ट। मतलब आपने किसी को 4 विषय में जज करके सिलेक्ट कर लिया, you had a good day and he got selected. Let me tell you, good day, yes, some people have the bad days on the exam. लोग माने या ना माने, जो सिलेक्ट होते हैं वो लकी होते हैं। There is a little luck that played out with them. There is somebody who missed 2 silly mistakes and is out. You cannot say that that person is not intelligent. That person does not has the capability. It was just the bad day that he had. कि he वो 2 क्वेश्चन गलत हो गए उससे। And that's why I don't like this competition. Okay, because there is no fairness. ये बोल देना कि सेम पेपर सबके लिए आता है, this does not justify. It's unfair, but there is no way. That's a big problem. और यहाँ कितने मुस्कुराते चेहरे बेचारे मुरझा जाते हैं कंपटीशन के बाद, कि they don't laugh, they feel lost in life. उनकी कोई गलती नहीं है यार, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, वो कैपेबल भी थे, सब कुछ सही था, the day did not play out, and you know they consider themselves a failure. Okay, so I personally don't like competition. I really personally, अगर मेरे हाथ में तो मैं हटाई उठाई दे, ठीक है। बट देन आई थिंक व्हाट इज द अल्टरनेटिव। लेट्स से अब किसी जॉब में लोगों को जाना है,
अल्टरनेटिव भी कोई ऐसा नहीं है ना बेहतर, जो इसका कोई अल्टरनेटिव हो जिस तरीके से सिलेक्ट किया जाए. Okay, that is the more problem that I do not have a solution for this situation. At least competition में हम ये कह सकते हैं कि चलो एक कॉमन पेपर सबको मिला, जिसने ज्यादा नंबर लिया वो सिलेक्ट हो गया, काइंड ऑफ. अगर इसको स्किल बेस कर दोगे देन प्रोसेस में बहुत सारी ओपेकनेस रहेगी, है ना. देयर विल बी लॉट ऑफ ओपेकनेस इन द प्रोसेस, मे बी लॉट ऑफ फेवरेटिज्म विल कम. अभी तो ठीक है, चलो ऑप्शन जो भी क्वेश्चन के तुम लगाए उसके हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. सो प्रॉब्लम ये है कि गुड अल्टरनेटिव इज मिसिंग, है ना. That is the problem. Some people gain also with this exercise because उनकी पर्सनालिटी चेक नहीं हो रही है, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स चेक हो रहे हैं. तो that is also one thing कि people from villages also get through. तो even if I'm hating the process, I just don't know the alternative. मेरे पास कोई alternative नहीं है, and that's why I can't do anything. So मैं publicly इस बारे में कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि alternative भी क्या है मेरे पास, नहीं है. So you have to go by this process. So just embrace the uncertainty, the fears, the everything that you face, and just go on. और कुछ तरीका नहीं है ना बेटा. So because this is one of the problem that I have कि ये जो phase है ना तैयारी का, ये लोगों की happiness खा जाता है seriously. What they used to be before preparation, post preparation, let's say they get selected, then that's a wonderful thing for them. But if they are not, that's really bad experience for them. और वो कहीं ना कहीं जीवन में मुझे लगता है कि एक दुख के साथ थोड़ा मैनेज करते हैं, and that's not right. So there can be some better system, let's say. क्या होता है पता नहीं. So ये मेस को हैंडल करना सीखो यार. ये गेम ऐसा ही है. It's like a game. It's knockout. तो अब हार होगी तो भी स्वीकार करना पड़ेगा, बट जीतने के लिए पूरा दम लगा दो. हाँ जी, दम लगा दो. जो भी कर सकते हो अपनी स्किल एनहांस करो, एंड लेट्स होप कि आपका दिन जो है बेस्ट जाए. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन होप. हाँ जी, चलिए कल मिलते हैं शाम को. ख्याल रखिए अपना. ठीक है, थैंक यू.